आप पेपर देख रहे होंगे तो उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में 12 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, बायो के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, ठीक। कल हम लोगों ने रक्त के बारे में पढ़ा था, आज भी रक्त के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, यानी रक्त समूह के बारे में। आपने भी कई बार पढ़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, बस खाली याद ही तो नहीं है। हाँ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। आप हेडिंग लिख लो, रक्त समूह। रक्त समूह अगर ना देख पा रहे हो तो और बड़ा लिख दें, ठीक है ना। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। यहां से क्या क्या प्रश्न बनेंगे उन तमाम प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। अगर ये बात की जाए कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कॉर्ल स्टीनर। सबको क्लियर, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, है ना। शास्त्र में और भी 2 लोगों का नाम ले लिया गया जो कि रक्त समूह से संबंधित नहीं है, लेकिन हमारे परीक्षा से संबंधित है। भाई, हमारे परीक्षा से जो संबंधित है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कुल मिलाकर के यही ध्यान देना है। अगर इसमें हम थोड़ा सा नाम ले, जीवाणु विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं? एक आपने पढ़ा होगा वायरस के जनक, एक जीवाणु विज्ञान के पितामह। तो जीवाणु विज्ञान के पितामह कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे उनके चाचा हैं, ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज करता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जीवाणु की खोज करता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। चाहे बैक्टीरिया को और चाहे जीवाणु को, दोनों एक ही चीज है। वायरस या विषाणु के जनक इवानोव्स्की। लगातार अभ्यास न करने की वजह से ये भी गायब हो जाता है ना। अभ्यास न करने की वजह से जो है आपकी जो पढ़ाई है लुप्त नहीं, विलुप्त हो जाती है। इसलिए अभ्यास में बने रहिए, अभ्यास बहुत जरूरी है। तो आपने देखा कि जो रक्त समूह है उसकी खोज किसने किया था? कॉर्लैंड स्टीनर। कॉर्लैंड स्टीनर, ठीक है ना। अब देखिएगा, इन्होंने जो खोज किया था कॉर्लैंड स्टीनर ने, यहाँ पर 2 सन याद कर लेना बहुत सही जरूरी है, एक 1900 और एक 1930, ठीक है ना। पूरी जनता पढ़ती है, पूरी दुनिया पढ़ रही है। जिसको याद होता है वो आगे बढ़ता है, और जिसको नहीं याद होता है वो याद बन करके रह जाता है। फिर अंत में यही कहता है बस याद याद याद, बस याद रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ पूरा लुत्फ उठाते हुए पढ़ाई को, है ना। यहाँ पर देखिएगा सन, एक सन को अगर सन ना याद हो तो जीवन में क्या वो एक अच्छा सन बन पाएगा? आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 सन की बात हो रही है। एक सन यानी आप भी किसी के पुत्र हैं, हम भी किसी के पुत्र हैं। एक सन दूसरे सन को पढ़ाता हुआ, दूसरा सन तीसरे सन को याद करता हुआ। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर किस सन का सबसे ज्यादा महत्व है? अर्थात यहाँ पर सभी सन का महत्वपूर्ण है। मेरा ही होना महत्वपूर्ण नहीं, आपका भी होना महत्वपूर्ण है, तब इनका कोई मतलब है कि नहीं। न हम रहे न आप रहो तो इनका क्या मतलब है? कोई वजूद ही नहीं है। हंसी आई, सिस्टम सेट हुआ, ठीक। देखिए, कॉर्लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस सन में किया था? 1900 में, सन 1900। ये सन याद कर लो, ये किसी के सन, इसको याद कर लो। हर कोई किसी न किसी का सन है। इधर आप देख पा रहे हैं ना, बने रहिए हमारे चैनल पर आप। चलिए, तो सन 1900 में किसने किसकी खोज की थी? बहुत सही, किसी ने बोला है कि कॉर्लैंड स्टीनर ने सन 1900 में रक्त समूह की खोज की थी। क्या आप देख पा रहे हैं बराबर? बहुत सही। इसके अलावा देखिएगा, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहले क्वेश्चन समझ लो, तब तबाही मचाओ। मैंने माना कि आप लोग महासागर हो, ज्ञान के देवी, ज्ञान के देवता। हमारी क्लास में मैं अज्ञानी बता रहा हूँ, ठीक। भाई
ज्ञान के देवता को पढ़ाने वाला साधारण इंसान हो सकता है। इसीलिए मैंने आपकी तारीफ की और मेरा तारीफ करने का कोई मकसद नहीं था। आपके तारीफ करने का मेरा मकसद अपना मान सम्मान बढ़ाना था। कृपया करके आप लोग भी ध्यान दिया करें। ये क्या लिख रहे हैं? हमें तो बहुत डर लगता है जब हम नहीं पढ़ा रहे होते तब आप लिखते हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हो, है कि नहीं? कृपया जब हम लिख रहे हैं तभी लिखा करें, फालतू बैठ करके शायरी ना लिखें काफी में, ठीक? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कॉर्नलैंड स्टीनर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? कॉर्नलैंड स्टीनर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ब्लड ग्रुप की खोज के लिए कॉर्नलैंड स्टीनर को वो दिया गया था क्या? दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मानित पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। अगर 1930 की बात करो ना तो 1930 में सीवी रमन को भी हमारे देश के, है ना, भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हम लोग सोच रहे हैं कि केवल रक्त समूह पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा जीव विज्ञान का समूह ही पूरा जीव लगा करके पढ़ेगा। एक जीव दूसरे को जीव को ज्ञान देता हुआ जीव के बारे में, है कि नहीं? पूरी जनता आप देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, आप भी बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है? तो देखिए एक बार 3-4 काज होता हुआ लिखा था मैंने 1930 ना, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि कॉर्नलैंड स्टीनर के बारे में ही बताएंगे। अरे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था, ये भी पेपर में आता है। बात करते हो आप लोग, कितना महत्वपूर्ण। देखिए कहां से हम लोग शुरुआत किए, कहां जाके पहुंचे जी, क्या बात है। देखो कितना स्वामी विवेकानंद की तरह बैठे हुए, सोचो कितनी बड़ी बात बोल दिया। मेरे आपकी बातों पे मुझे वो आती है, भाई इधर क्यों उनको परेशान कर लो? अगर कोई किसी को परेशान करे तो जरूर सूचित करे हमारे पास्टर जी को जाने चाहिए। एक ही और ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय तो बिल्कुल एक दूसरे से बात मत करो, चाहे भले बर्बाद हो जाओ, लेकिन इधर ये देखा करो, ठीक है ना? तो कृपया अगर आसपास बैठे हैं उनसे सावधान रहें, ठीक है? पढ़ाते समय या पढ़ते समय अगर आपसे ज्यादा कोई बात करता है तो समझ लीजिए आपका दुश्मन हो सकता है। वो ये नहीं चाहता कि आपकी नौकरी लगे, ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे लोग आपके आसपास पड़ोसी हो सकते हैं, आपके अपने ही हो सकते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। ये भी कोरोना वायरस से कम नहीं है ना? दिखेंगे नहीं कि प्रभावित करते रहेंगे आपको। तो सूचना समाप्त हुई। नोबेल पुरस्कार कॉर्नलैंड स्टीनर को 1930 में दिया गया था और एक हमारे देश के भौतिक शास्त्री विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में सीवी रमन को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। कई बार तो ऐसे प्रश्न पूछा गया कि सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 में। अब तक भारत में कुल 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका। ना से नोबेल, ना से नो, ना से नोबेल, ना से नो। पढ़ा रहे हैं कि सिखा रहे हैं? इसलिए कि किसी भी तरीके से याद हो जाए। जिसको याद होता है वो आगे बढ़ता है, जिसको नहीं याद होता है वो याद बन के रह जाता है। फिर यही कहता है लास्ट में, बस याद 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 बस। बहुत सही, काफी अच्छा माहौल यहाँ देखने को मिलता है ना? आपको पता होगा कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप लोग जान पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। और 2000 अभी हाल ही में अभिजीत बनर्जी, नाम सुना होगा आपने? अभिजीत बनर्जी को अंतिम जो मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, सिर्फ उनको ही नहीं, उनके साथ में उनकी वाइफ को, अर्धांगिनी को भी ये पुरस्कार सम्मानित सामूहिक रूप से दिया गया। आप इनके बारे में अधिक जानकारी करने के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कॉर्नलैंड स्टीनर आप देख पा रहे हैं, कई प्रश्न यहाँ से मिलता हुआ, ठीक? इन्होंने मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग बताए थे। एक बार तो परीक्षा में पूछा गया था कि रुधिर वर्ग O की खोज किसने किया था? रुधिर वर्ग O की खोज किसने किया था?
सही जवाब होगा जब रुधिर वर्ग की खोज जिसने किया था। रक्त समूह का मतलब क्या? चारों रुधिर वर्ग की खोज किसने किया? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग ए की खोज की थी। रुधिर वर्ग ए की खोज किसने किया? वेरी गुड, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रुधिर वर्ग बी की खोज किसने किया? अगर ऐसा नहीं बताएंगे ना तो परीक्षा में आएगा कि रुधिर वर्ग बी की खोज किसने किया, आप तुरंत भड़क जाओगे। क्षमा करें, निकल जाने दीजिए इसको। कहो कि गुरुजी तो रक्त समूह की बताए थे, इसमें रुधिर वर्ग भी कहां से आ गया? रुधिर वर्ग भी इहो बुद्धू, और जो प्रश्न कर रहा वो बुद्धू, और जिसने बताया बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। मैं बुद्धू, अरे कहीं सोच समझ के बोला। हम इसलिए बुद्धू है कि वो परेशान क्यों है कि रुधिर वर्ग बी की खोज किसने किया था। कहीं इस पे ना टिक कर देना विटामिन बी की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। विटामिन बी अलग चीज है, रुधिर वर्ग बी अलग चीज है। विटामिन बी की खोज जानते हैं किसने किया था? विटामिन बी की खोज मैग्नम ने किया था, और विटामिन की खोज फंक ने किया था भाई साहब, हंक नहीं फंक। और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेम्स बर्जेलियस ने किया था। जानते विटामिन की खोज फंक ने किया था, लेकिन विटामिन ए की खोज किसी और ने किया था। नाम नहीं पता, हम क्यों बता? विटामिन बी की खोज किसी और ने किया था। विटामिन सी की खोज, विटामिन सी नहीं पता है क्या? उदाहरण से ये क्या है? होल कट कर दो, है ना? जब होल कट कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। बहुत सही, है ना? ये क्या लिखा है? विटामिन सी की खोज किसने किया था? होल कट ने किया था। बहुत सही। अब इसी बात पर एक बात और याद आ रही है, उड़ीसा कैसे लिखते हैं? उड़ीसा ओ से लिखते हैं ना? ठीक है, उड़ीसा है ना, क्योंकि और नहीं समझ पाएंगे आप लोग। पाठ में अभी आप लोग भी काफी रहते हैं। भीतर हमने किनिका रख दिया है। क्या लिख दिया है? भीतर हमने क्या रख दिया है? किनिका है ना, हल्का सा दिख रहा होगा, देखेंगे तो आप लोग हल्का सा दिख रहा होगा। आप लोग पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और नोट करते रहो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए भीतर कनिका है ना, भीतर कनिका अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नहीं समझ पा रहा? अरे बाई चांस होलकट का ये वाला होलकट ये वाला है, क्या पता परीक्षा है कि नहीं? तो क्यों ना हम लोग समझ रहे हैं? सीधा ऑलराउंडर बन जाओ, सीधी सी बात है कि नहीं? टीम में जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, चारों तरफ से चीजें जानते रहो। जब ऐसे याद हो सकता, उड़ीसा जब लिखते हैं तो ओ से लिखते हैं, और इसके भीतर हमने क्या रख दिया? किनिका, मतलब छोटा सा, जो कहते हैं किनिका है, वो बहुत किनिक सा है, छोटा सा। समझ पाते होंगे आप लोग? जैसे लग रहा है अमेरिका से आए, समझ नहीं पा रहे। तो भीतर किनिका, कई बार ऐसे परीक्षा में पूछा गया कि भीतर कनिका अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद करना बहुत जरूरी है। जिसको याद होता है वो आगे बढ़ता है, जिसको नहीं याद होता है वो याद बन के रह जाता है, फिर बाद में यही कहता है कि बस। बहुत सही। ये हमारे क्लास का आज ये शब्द है जिसको हम पूरा गुनगुनाते रहेंगे बार बार। तो रक्त समूह बी की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। आप लोग ध्यान रखिएगा, विटामिन को विटामिन बोलना है। देखो लड़कियां जो बोलती हैं कितना आराम से बोलती हैं। लड़के कहेंगे विटामिन, और लड़कियां क्या बोलती हैं? विटामिन। मुंह फैला के सिर्फ विटामिन, खराब लगता है। थोड़ा सुधार करो। आप लोग अब क्या बोलोगे? विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी। कहीं कितना पढ़ा लिखा रहते हैं, है कि नहीं? बेवकूफों की तरह बोले विटामिन ए लेके आया हो कि नहीं लेके आया हो?
खराब लगता है ना? तो ये लैंग्वेज आप लोग सुधार करेंगे, ठीक? तो रक्त समूह बी की खोज किसने किया था? कॉर्नेल स्टीनर ने। रक्त समूह AB की खोज किसने किया था? कॉर्नेल स्टीनर ने। रक्त समूह AB को क्या कहते हैं? सर्वग्राही। और रक्त समूह O को क्या कहते हैं? सर्वग्राहक। सर्वग्राही उसे कहते हैं जो सभी का रक्त ले सकता है। जो सभी का रक्त ले सकता है वो गरीब होगा कि नहीं गरीब होगा? गरीब नहीं, गरीब होगा भैया। और जो सभी को रक्त दे सकता है, भाई जो कमजोर होगा वही सभी का रक्त ले सकता है ना। भाई गरीब है, कमजोर है, तभी तो। यानी रुधिर, अगर ये पूछ लिया कि कौन से व्यक्ति, किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति बहुत बीमार पड़ते हैं, तो क्या बताओगे? रुधिर वर्ग AB वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और कौन से रुधिर वर्ग वाले कम बीमार पड़ते हैं? सबसे कम। रुधिर वर्ग वाले, रुधिर वर्ग O वाले कम बीमार पड़ते हैं। क्लियर हो गया? रुधिर वर्ग O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और रुधिर वर्ग AB को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में जाओ तो। और हिंदी में AB वालों को सर्वग्राही कहते हैं और वो को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। समझ पा रहे होंगे? तो अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन से रुधिर वर्ग वाले कम बीमार पड़ते हैं, कौन ज्यादा बीमार पड़ते हैं, देख रहे होंगे आप लोग कुछ लोग क्लास बंक ही नहीं करते, बहुत कम से कम बीमार होते हैं। कुछ तो रोज बीमार रहते हैं। उनका समझ लो क्या है? रुधिर वर्ग AB वाला है ना? जो हमेशा क्लासों में बैठा है, तबीयत नहीं ठीक है, रोज कहेगा तबीयत नहीं ठीक है, समझ लो रुधिर वर्ग AB है उसका, बिना चेक किए बता दोगे आप। और जो हमेशा क्लास में उपस्थित रहे, जैसे मेरा क्या हो सकता है रुधिर वर्ग? बहुत सही, वेरी गुड। बिना चेक किए, बिना मेडिकल चेकअप के भी आप बता सकते हैं, है ना? जिसका रुधिर वर्ग O होगा उसके अंदर उत्साह ज्यादा होगी, जिज्ञासा ज्यादा होगी। मेरा रुधिर वर्ग क्या है? तो कौन कह रहा AB है? रुधिर O वाला जानते, रुधिर वर्ग O वाला सकारात्मक होता है ना? हर असंभव काम को संभव बनाने की क्षमता रखता है। और रुधिर वर्ग AB वाला से निगेटिव रहेगा। पढ़ने से क्या होता है? बहुत से लोग पढ़ के मर गए। तो पढ़ोगे तो क्या कितने रहोगे जीवन भर? मरोगे नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। वो भी कौटिल्य से पढ़ा था, फेल हो गया। वो भी कौटिल्य से पढ़ा था, फेल हो गया। खाली उसके अंदर नकारात्मकता है। उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि कौटिल्य से वो पढ़ा था, वो पास हो गया। ये नहीं कभी आएगा उसमें। चाचा की बहन की बिटिया की लड़की की मौसी की नानी की बिटिया की बहन पढ़ती थी कौटिल्य में, तो हिसाब पढ़ी नहीं हुआ उसका सिलेक्शन। और लोग सफल हो गए, आसपास में क्लियर नहीं हो पा रहे, उनसे नहीं सीख पा रहे हैं कि नहीं? इतना लंबा रिलेशन ना बनाए तो निगेटिविटी आएगी कहाँ से? है कि नहीं? जब इतना बताए, अब इस चीज को जिसको बताता उसके भी दिमाग में आ रहा था, अच्छा तो ऐसा था, इतने दिन से वो पढ़ रही थी, इतना बड़ा रिलेशन बता दिया है वो, उसे पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहाँ पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाना तय है। और जिसके दिमाग में ये आ गया कि कौटिल्य में पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, तो क्या होगा? बर्बाद हो जाओगे। तब भी यहाँ से उभर के जाता है कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छा मजाक किया मैंने। तो ये चीजें चल रही थी। चलिए, अब सवाल यहाँ पर ये आता है, नोट कर लिया आप लोगों ने? बहुत ही नेट काम किया, नोट किया सब लोगों ने? बहुत सही। फिर आपसे पूछा जाएगा, उन्हें पूछा क्या जाएगा कि रुधिर में ऐसी क्या चीज पाई जाती है जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रक्त के मुख्य रूप से भिन्नता का कारण बनता है? ऐसी क्या चीज पाई जाती है? तो ये भी ध्यान में रखना होगा, है ना? अभी आपको बताना नहीं है, अभी हम पढ़ाने के लिए हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान सुनिए आप। ग्लाइकोप्रोटीन्स, अधिक जानकारी के लिए आप लोग सामने देखते रहिए। ग्लाइकोप्रोटीन, देखो हमें मेडिकल टर्म्स में नहीं जाना है, हमें करना क्या कि पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था, हमें मेनली उस पर ध्यान देना है। साइंस अगर नहीं पढ़ते तो 15 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, चाहे कितना भी बढ़िया कोई सब्जेक्ट हो, वो फिर आपका काम नहीं करेगा। तो ये भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं तो उनको तो पढ़ना ही होगा, उनको अवॉइड नहीं कर सकते आप। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स की उपस्थिति के कारण मनुष्य का एक से दूसरे का जो रक्त भिन्न होता है।
तो कई बार ऐसे परीक्षाओं में पूछा गया है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स किस में पाई जाती है, तब आप बोलेंगे आरबीसी में। किसमें? आरबीसी में। यहां से एक प्रश्न और बन गया कि ग्लाइकोप्रोटीन्स किस में पाई जाती है? आरबीसी में पाई जाती है कि प्लाज्मा में पाई जाती है कि ब्लड प्लेटलेट्स में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? तो ग्लाइकोप्रोटीन्स आरबीसी में पाई जाती है। मनुष्य में रक्त के भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है ना। और इसी ग्लाइकोप्रोटीन्स को एंटीजन भी कहते हैं। क्या बोलोगे? बहुत सही है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि एंटीजन, फिर कई बार ऐसे परीक्षा में पूछा गया कि एंटीजन क्या है। देखो ज्यादा लिखने के चक्कर में ना हो, तुम पूरी जीवन लिखे हो, आज कैसे हो? वैसे हो। फिर लिखोगे तो फिर वैसे। इसलिए वैसे ना लिखो ताकि वैसे बने रहो, अब ऐसे पढ़ो ताकि ऐसे हो जाओ। किसी भी परीक्षा में कोई ऐसा आदेश नहीं आ सकता कि कोई भी परीक्षा भवन में अपना दिमाग लेकर के नहीं आएगा। कॉपी तो मना ही की जा सकती है, दिमाग तो लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता ना। पूछा जाएगा परीक्षा में कि एंटीजन क्या है, जोर से बोलो। तो एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन है, सिंपल सी बात। प्रोटीन है, कहाँ पाई जाती है? रक्त में पाई जाती है। आरबीसी के पिताजी पहले इधर क्वेश्चन सुन लो, आप तो सटीक जानकारी दे रहे हो, कोई शक नहीं। एंटीजन किस में पाई जाती है? रक्त में। रक्त के अंदर घुसा तो पूछेगा कि पहले क्वेश्चन क्लियर करने दो, तो कितना ज्ञानी हो गया, कितना लिखा है। एंटीजन रक्त के किन कणिकाओं में पाया जाता है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। पहले बता चुके हैं, किसी ने हाथ मारा बेंच पर, ऑर्डर है ना, तभी है ना। आप बताइए कि मनुष्य में रक्त के भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? एंटीजन। एंटीजन बोले तो, ना बोले तो तब यही होगा, है ना। बोले तो, ना बोले तो इसका मतलब क्या है? अब आप देख पा रहे हैं, तो सोच रहे ये बच्चियां बार बार बताते हैं, क्यों ना बताएंगे? यही आ रहा है परीक्षा में। अरे हम कब तक बताते रहेंगे? जब तक हम, बहुत सही है ना। फिर देख पा रहे होंगे आप, यहां से पूछने वाला और पूछा था, कैसे पूछा था ये भी तो बताना होगा, तो बताने जा रहे हैं ना। यस सर। ग्लाइकोप्रोटीन्स को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत सही। ग्लाइकोप्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, ठीक। इसीलिए रक्त आघात करते समय ग्लाइकोप्रोटीन्स देखी जाती है कि एंटीजन ए है कि एंटीजन बी है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एंटीजन ए, एंटीजन बी। अगर ये पूछा जाए कि एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है आपको, है कि नहीं? तो इसीलिए रक्त आघात के समय एंटीजन और एंटीबॉडी ही देखी जाती है। क्षमा करेंगे, जुबान से हुआ, थोड़ा सा ठंडी है तो है ना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन है जिसको कैपिटल ए और कैपिटल बी में लिखा गया है, जबकि जो एंटीबॉडी होती है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी में लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी की बात हो रही है। एंटीजन आरबीसी में पाई जाती है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं, हमें समझ पा रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? एंटीजन, एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर ये पूछेगा कि एंटीबॉडी क्या है, वो भी प्रोटीन है। देखो एक कहते लोग समझ पा रहे, बाकी जिसका खाली सुन रहे हो बस। पिछवा देखो कोई मंत्र चल रही है पीछे, भाई इधर ध्यान दो। आ गए हो तो सुन के जाओ, हाँ आ गए हो तो अपनी जिंदगी बना के जाओ। देखो हम किसके लिए परेशान हैं? हम आप लोगों के लिए परेशान हैं। अब आप पता नहीं किसके लिए परेशान हैं। हाँ तो नौकरी के लिए परेशान है तो इधर के ध्यान दो ना, उनसे बतियाए थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। अगर उनसे बतियाए मिल जाता तो प्रसव बातों बतियाते रहो, है कि नहीं? 4-5 नौकरी मिल जाए, क्या मतलब है? सवाल यहाँ पर ये है कि एंटीबॉडी क्या आरबीसी में पाई जाती है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं
हो सकता, बोलना चाहिए था ना क्या। हाँ बोलना भी ठीक है। क्या एंटीबॉडी आरबीसी की कणिकाओं में पाई जाती है? ये नहीं बोल पा रहे आप लोग, बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या एंटीजन प्लाज्मा में पाई जाती है? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं? तो बड़ा मन लगा के पढ़ रहे हैं कि हो क्या रहा है कि नहीं? क्या किया जाए, सिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के इंसान सीखने की कोशिश करता है। हम चाहते हैं आपका ज्ञान भी बढ़े और आपका उत्साह भी बढ़े, ताकि इसको साइंस में जब समझ पाएंगे ना तो घरों जाके एक बार पढ़ेंगे यही एंटीजन था जो हम पूरी जीवन नहीं समझ पाए, यही एंटीबॉडी था जो हमारे रक्त में पाई जाती है, इससे आज समझ पाए हैं, तो है ना, आंख से आंसू आ जाएंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, इतनी चीजें इसमें से भी होगी। आपने देखा यहाँ पर आरबीसी में एंटीजन मिला आपको। अब आप देखेंगे प्लाज्मा, कौन सी माँ? प्लाज्मा। छाया करें, ये माँ लिख दिया मैंने लास्ट में, और जिसके पास माँ है तो कौन, और जिसके पास नहीं है, अब भाई तो जो भी होना था हो गया, क्या किया जाए, है कि नहीं? कहीं ना कहीं होवे करेंगी, आशीर्वाद दे रही होगी, है कि नहीं? तो क्या समझ लिए आप लोग? क्या सकारात्मक सोच रखे, उठना ना बोले, हमें बस ऐसे ही बोला है, सही वायरल हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्लाज्मा आप देख पा रहे हैं, एंटीबॉडी। क्या एंटीबॉडी लिख पाएंगे आप लोग? बने रहिए क्लास में। एंटीबॉडी, ठीक है ना? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी स्मॉल लेटर में लिखते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है? प्लाज्मा में। एंटीजन किसमें पाई जाती है? फिर पूछा जाएगा आखिर कॉर्नेल स्टीनर ने, आखिर नहीं आखिर बोलते हैं, ठीक, बोलना भी नहीं आता, घमंड दुनिया भर, धीरे धीरे सुधार कर देंगे, क्षमा करें, ठीक। आखिर कॉर्नेल स्टीनर ने जो रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा था, वो किसकी उपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांट दिया था उन्होंने? बहुत सही कहा आपने, एंटीजन और एंटीबॉडी। रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी को ध्यान में रखते हुए कॉर्नेल स्टीनर ने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया। ये कमेंट्री कर रहे हैं, कमेंट्री नहीं है, समझाने का तरीका है, रोचकता बढ़ाने के लिए। देखिए भाई, जब तक क्लास में कुछ क्लास नहीं दिखेगा, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो आपकी क्लास हो, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा दिखना ही चाहिए। पढ़ने के छात्र, मुझे नहीं लगता कि पढ़ के बर्बाद होंगे, इसको पढ़ने के बाद आज एंटीजन और एंटीबॉडी उनका एक्टिव हो जाएगा, सोचिए। तो हाँ, तो कॉर्नेल स्टीनर ने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में क्यों डिवाइड किया? क्यों नहीं 2 वर्गों में डिवाइड किया? किसके आधार पर? एंटीजन और एंटीबॉडी के उपस्थिति के आधार पर कॉर्नेल स्टीनर ने रुधिर वर्गों को 4 वर्गों में डिवाइड किया। 3-4 मामले है कि नहीं? क्या क्वेश्चन बनेगा बढ़िया? आप लोग भी बनाओ। पूरी जनता खामोश हो चुकी है, देखना है कि कौन बोल पाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया ना? तो कॉर्नेल स्टीनर ने किसके आधार पर रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए मिटा सकते हैं ना? लिखा मैंने है और इजाजत आपसे लेना पड़े, ऐसा होने नहीं देंगे हम। फिर देखिए क्या होगा। क्या हम देख के कुछ बता रहे हैं? नहीं ना? सही क्या होगा? आप यहाँ देख पा रहे हैं कि देख पा रहे हैं, तो लिखा नहीं मैंने, तो देख पहले पा रहे हैं। एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है ना? ठीक, एंटीजन इंग्लिश में लिखना ही नहीं क्योंकि आता ही नहीं बहुत अच्छे से स्पेलिंग। हिंदी में क्यों लिख रहे हैं? हिंदी में लिखने का मुख्य कारण मेरा स्पेलिंग ना क्लियर होना, ठीक? अगर डाउट करो क्लियर कर लो।
है ना कि हिंदी क्यों लिख रहे हैं। और इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है समझाना, ठीक है, इससे ज्यादा समझ पाओगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। आप नहीं चल रहा है अभी रुके जाओ, देखो पढ़ाना मुझे है और मैं कहीं ना करूँ, ठीक है। अरे हम कुछ सोच के लिखे हैं, ये लोग अपने हिसाब से पढ़वाना चाहते हैं, अपने हिसाब से जो कैसे हो वैसे हो, फिर अपने हिसाब से चलाओगे हमें तो फिर वैसे रह जाओगे, मेरे हिसाब से समझो। देखिएगा यहाँ पे, देखिए रक्त में होगा क्या, एंटीजन ये होगा, तब एंटीजन एंटीबॉडी ए नहीं होगी। क्या एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, नहीं है ना। यानी एंटीजन ये होगा तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी, ठीक है। एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगी, यानी कि मतलब रुधिर वर्ग में एक डिफरेंट टाइप का एक अपोजिट एंटीजन और अपोजिट एंटीबॉडी होगी। एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगी। ये कंडीशन समझ में आ गया। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, क्या एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों एक साथ रह सकते हैं? तो नहीं, हो नहीं सकता, नहीं रह सकते हैं। क्या एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी दोनों एक साथ रह सकते हैं? कौन नहीं बोला, दोनों मेरा बैठे हैं, बोल तो नहीं है ना, बोला करो। देखो हम इंसान होके बोल रहे हैं ना, आप लोग तो हम करा शैतान हो। क्या करने के लिए इंग्लिश लिखा गया है कि नहीं? अरे वहाँ काला गोला करना कौन सा आपको हंस पे लिख के लिए करना है कि नहीं है? अभिश्लेषण, अभिलेषण नहीं, अभिश्लेषण, ठीक है ना। अगर एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी ए होगी तो ऐसे में क्या होगा कि रक्त चिपचिपा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति को कहते हैं क्या? अभिश्लेषण। अभिश्लेषण अगर परीक्षा में नहीं आया तो एकुलेशन। एकुलेशन किसे कहते हैं? हाँ, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, जम जाएगा, रक्त खराब हो जाएगा, तो कुल मिला के काम लायक नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोगों ने कहा ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, तो तमाम चीजें ऐसी हो जाएगी जो आपकी उपयुक्त लायक नहीं रह जाएगी, कुल मिला के नष्ट ही हो जाएगा। अगर नष्ट समझ गए हो तो समझना सॉरी है ना, क्लियर हो जाएगा। तो अभिश्लेषण से क्या तात्पर्य है? अभिश्लेषण किस स्थिति को कहते हैं? अब बताओ अपनी भाषा में। जब एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए होंगे, ऐसे में रक्त क्या हो जाएगा? अभिश्लेषण। तो परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि रक्त में अभिश्लेषण से क्या तात्पर्य है। अब आ जाए तो कहीं ना कहीं तो कंडीशन होगी, क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक। वही जरूरी की कंडीशन यही दिया हो, क्या पता एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी दिया हो, है कि नहीं? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों तरीके से बन सकता है ना। एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी बी होगा तब भी अभिश्लेषण होगा, यानी एगुलेशन होगा। अगर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है देन तब भी अभिश्लेषण यानी एगुलेशन होगा। रक्त समूह के अंतर्गत एगुलेशन से क्या तात्पर्य है? रक्त का बनना या रक्त का क्लॉट होना या रक्त का नष्ट होना, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों है ना। देखिए रक्त क्लॉट होना, नष्ट होना, रक्त का चिपचिपा होना, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। कितना आसान होगा, सीधी देखिए एगुलेशन, ठीक। इसको नोट कर सकते हो अपनी भाषा में, नोट कर चुके हो। हम सोच रहे थे आराम करेंगे उसी में, लिख लो किसी चढ़ा दो एक बार फिर से उसी पे। हम सोच रहे थे समझा रहे हैं, अभी लोग बैठे होंगे, बाद में लिखेंगे तो हम आराम करेंगे, आराम हराम हो।
है, ऐसे जो कर्तव्यनिष्ठ शिष्य हैं वो मेरे हिसाब से चलते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो घर के हिसाब से चलते हैं, ना गुरु जी के हिसाब से, ना माता पिता के हिसाब से, पता नहीं किसके हिसाब से चलते हैं। तो कह रहा ऊपर वाले के हिसाब से, वो ठीक उनके हिसाब से चलो। क्या तो वो कहीं और दिशा में जा रहा होगा, फिर सही दिशा नहीं है। या तो इसके हिसाब से चलो, या तो माता पिता, या तो गुरु के हिसाब से। ये तीन रास्ता है, बाकी चौथा रास्ता पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। बिठा जाए इसको, क्या बात है, वेरी गुड। कुछ लोग सोच के आए थे ना कि आज सीख के नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा तमाशा है कि नहीं। कुछ लोग सोच के आए थे कि खाली मजाक करने चल रहे हैं, ऐसा ऐसा चीज बता दिया तो उनको बैठ गया है। अब वो दिमाग से निकाले कि दिमाग से इंटेलिजेंस निकाले। यकीन मानिए इससे संबंधित प्रश्न आएगा ना, ऐसे हंसोगे एक बार ये वाला हंसोगे अलग से, और ये तो इसको बता रहे हो ना, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको देख के हंस रहा है। हम तो कल से बोल रहे हैं कि इसमें होता क्या है, कैसे तो क्या रहा है इसमें। RH तत्व है ना, RH फैक्टर आपने पढ़ा भी होगा, सुनिएगा। आपने देखा कि रक्त आधान के समय एंटीजन और एंटीबॉडी जो प्रोटीन्स है उसको ध्यान में रखते समय रक्त आधान किया जाता है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। क्या इसके अलावा और भी कोई चीज है जिसका जांच होना जरूरी है? RH फैक्टर, केवल एंटीजन और एंटीबॉडी ही नहीं, RH फैक्टर का भी जांच होना आवश्यक है। इस चीज को कॉर्नेल स्टीनर के साथ में उनके कोई और था साथी वीनर, पता नहीं कहां से लोग आ गए थे, समस्याएं उत्पन्न करके चले गए हैं। ये लोग जिंदा नहीं है, लेकिन हम लोग जिंदा लोगों को क्या कर रहे हैं, कौन मर रहा है उनकी वजह से। RH तत्व यानी RH फैक्टर की खोज किसने किया था? स्टीनर और वीनर। स्टीनर भी इंसान थे, वीनर मानव नहीं थे, वीनर इंसान थे। ये साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके खोज आज भी हम लोग को परेशान कर रहे हैं। कोई कह रहा कि वो कर रहे हैं, ठीक, अरे वो पॉइंट ही क्या जिसमें मजाक ना किया जाए, बिना मजाक के समझ में ही आएगा, है कि नहीं। जिसको दाल चावल के साथ अचार खाने की आदत पड़ गई है तो ज्यादा सही नहीं करेगा। खाली दाल चावल दाल चावल दाल, क्या मतलब है? अरे इसके ऊपर कभी अचार, कभी हल्का सा पापड़, कभी हल्की सी दही, कहीं रसगुल्ला मिल जाए तो फिर है ना। देखिए आप खुश हुए, अब इसके आगे मुझे बताना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये जो RH तत्व है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया ये है क्या। आपने कहा कि एंटीजन प्रोटीन है, ठीक है, ये RH तत्व है क्या, कोई बताओ। अगर ऐसे पूछ लिया कि RH तत्व क्या है, जैसे आपने कहा था ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है, ऐसे RH तत्व क्या है? कोई बहुत सही दिमाग लगा रहा है, अरे कोई हरा नहीं सकता ऐसे कहते तो। नरेंद्र मोदी का छोटा भाई नरेंद्र मोदी, अहंकार मोदी, क्षमा करें। देखो जो भी हम बोल रहे हैं इसके सभी पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर बोलते समय कहीं अगर मिस्टेक होता है तो मात्र एक संयोग होगा, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल पर आप, ठीक है। यहाँ देखिए आप यहाँ आज यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते रहे हमारे चैनल को आप, और इसके अलावा देखिए अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर देना, और खराब लगे तो दुश्मनों में शेयर कर देना। गलत बोल रहे हो कह रहे दोनों में आप ही का फायदा है, आप कोई फायदा देखता अपना तो आप फायदा देखते हैं। मैं तो दोनों तरीका बता दिया जो मैं कह रहा हूँ। देखिएगा RH तत्व जो है एक प्रकार की एंटीजन है, ये भी एक प्रकार की प्रोटीन है, ये भी एक प्रकार की एंटीजन है
जो रक्त आधान के समय जांच करना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया गया तब भी एम्बुलेशन होगा, तब भी अविश्लेषण होगा, है ना। रक्त आधान के समय किसकी किसकी जांच करना आवश्यक है? एंटीजन, एंटीबॉडी, इसका भी जांच करना जरूरी है। इसके अलावा आरएच फैक्टर की भी जांच करना जरूरी है। तो आरएच फैक्टर क्या है? एक प्रकार का तत्व है। तत्व किस रूप में है? ये एंटीजन के रूप में। ये भी एक प्रकार का एंटीजन है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय इसका जांच करना आवश्यक है। अगर है ना, देखो कितना आसान है। देखिए RH पॉजिटिव, RH कहा खींच दिया मैंने, करो तो कैसे हो गया, है ना। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, RH नेगेटिव, दोनों कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। RH पॉजिटिव को क्या RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव को ही रक्त दे सकता है? हाँ अथवा नहीं? हाँ, ठीक, हाँ दे सकता है। हाँ लिखा है, हाँ अब होगा, ठीक। कई बार ऐसी परीक्षाओं में पूछा गया है क्या RH फैक्टर वाला केवल RH फैक्टर को ही रक्त दे सकता है? कहो कि हाँ, हाँ दे सकता है, ठीक। RH नेगेटिव वाला क्या RH नेगेटिव को ही रक्त दे सकता है? कहो कि हाँ। ये है कंडीशन, हाँ दे सकता है। इतना क्लियर हो गया? इकोनॉमिक का भी चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं ना। राइट इन योर कॉपी प्लीज। या आपको समझ गए इंग्लिश आपकी कैसे है? तो ऐसे कंडीशन दी जाएगी परीक्षा में। यू विल हैव टू सॉल्व। नाउ यू आर राइटिंग इन योर कॉपी। 3 वाले पेन से, मोबाइल 10,000, पेन 3 रुपया वाला, देखना है क्या करते हैं आप, है ना। तो आप जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। हो गया है ना क्लियर? हमेशा प्रचार नहीं ठीक होता है। हो नहीं गया, लिख लिया है देखो। हो गया क्या होगा? क्षमा करेंगे गलत हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने चीज कैंसिल कर दिया। यहाँ पे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है क्या RH फैक्टर, RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले रक्त को रक्त दे सकता है? हाँ दे सकता है, लेकिन ये समझ गया, दे तो नहीं सकता है लेकिन दे सकता है। कंडीशन समझ लीजिए, कंडीशन सप्लाई। अब आप लोग आप लोग ज्ञान के सागर हो, मैंने मान लिया मैं अज्ञानी। सुन लो, मैंने पहले ही बता दिया कि आप इधर स्वामी विवेकानंद, इधर सब लोग बैठे हुए हैं, सब ज्ञानी सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजिनी नायडू, इधर तो सब नहीं आ रहा है, ठीक है। RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर बाई चांस गलती से ऐसा हो भी गया तो पहली बार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले सुन लीजिए भाई, कोई है जो पूरी सीन को पहले ही क्रिएट कर रहा है, ऐसा ना करें। पहले सुन लीजिए, डिस्टर्ब करने वाले पंच ना करें, पहले सुन लो, है ना। मालूम है कि आपको जानकारी है। RH पॉजिटिव वाला अगर RH नेगेटिव वाले को रक्त देता है तो पहली बार में उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कणिकाओं का ट्रांसफ्यूजन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होगा। लेकिन बट मींस क्या होता है? दूसरी बार ऐसा किया गया तो अगर RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को दूसरी बार रक्त देता है तो अधिक मात्रा में कणिकाओं का ट्रांसफ्यूजन होने के कारण RH नेगेटिव वाले की वो हो जाएगी, क्या होगा? नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर है ना, मृत्यु हो जाएगी। कई बार ऐसे परीक्षाओं में पूछा गया है कि RH पॉजिटिव वाला जब RH नेगेटिव को रक्त देगा तो मरेगा कौन? नेगेटिव वाला मरेगा। तो ये कैसे मर जाएगा, इसको दिया था, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऐसा क्लियर हुआ?
बार आधान किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हुआ तो ऐसे में RH नेगेटिव वाले की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक, अगर दूसरी बार ऐसा किया तो ये लोड्स ऑफ एगुलेशन, फिर क्या होगा, फिर होगा वही मंजूरी खुदा नहीं, एगुलेशन होगा, फिर अब विश्लेषण होगा ना, एंटीजन ए एंटीबॉडी के दोनों साथ नहीं रह सकते, अविश्लेषण होगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ नहीं रह सकते, अविश्लेषण होगा, एगुलेशन होगा, फिर वहां पर वो हो जाएगी, फिर वहां पर वो होगा, फिर वैसे वैसे वो हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? अगर आप लोग पत्ता हिलने से पहले पेट काट डालते हैं, इसको नहीं समझ पाओगे। फिर क्या होगा देखिए, हाँ वही होगा, हमेशा दिन कोई खराब रहता है क्या, देखिएगा, फिर देखिएगा यहाँ पर, अगर ध्यान दो इधर, बहुत ध्यान दो, अगर बगल वाला में कहीं इधर हो तो थोड़ा सा उसको भी कहो कि भाई देख 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 भाई देख, है ना, ठीक, उसकी जिंदगी को थोड़ा सा जगाने का प्रयास करो। कोई इधर बात कर रहा तो भाई उधर देख देख, उधर जिंदगी है, ठीक, और अगर जिंदगी बिल्कुल उसको समझाया तो भाई तुम गलत दिशा में हो, थोड़ा इधर ध्यान दो, ठीक है ना। अगर पिता का RH फैक्टर नेगेटिव है और माता का RH फैक्टर पॉजिटिव है तो जन्म लेने वाले शिशु की, है ना, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सुन लो, फिर से क्रिएट करते हैं सीन, सुनिएगा इधर, अगर RH फैक्टर पिता का नेगेटिव है, माता का पॉजिटिव है तो पहले होने वाले पुत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईश्वर ना करे कुछ ऐसा किसी के साथ हो, है ना। RH नेगेटिव है माता, सॉरी RH पॉजिटिव है, नेगेटिव है पिता, पॉजिटिव है माता, सहयोग करते हुए आप लोग, तो पहले पुत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन दूसरी कहानी सुनो, अगर दूसरा पुत्र की संभावना होती है तो उसमें शांत हो जाओ, माता पिता समझ लीजिए, इसीलिए माता पिता का उदाहरण मैंने दिया है। पिता का नेगेटिव है, माता का पॉजिटिव है, ऐसे में मृत्यु माता की होगी कि पुत्र की होगी, ये भी सवाल एक लगता है यहाँ पर, ठीक है ना, माता की होगी। पिता का RH नेगेटिव है, माता का RH पॉजिटिव है, ऐसे में जो दूसरा पुत्र होगा या तो गर्भावस्था के दौरान या जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, या तो फिर जन्म के तुरंत बाद भी उसकी मृत्यु हो सकती है। दूसरे पुत्र में ये कंडीशन होगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, उस समय भी अविश्लेषण यानी एगुलेशन हो जाएगा, और ऐसे में इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, कुछ ऐसे कुछ कंडीशन दी गई है। इस अवस्था को मैं क्लियर नहीं हूं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस कंडीशंस, हाँ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इस कंडीशन को क्या कहा गया है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये इस कंडीशन को कहा गया जिसमें दूसरे पुत्र की या दूसरे शिशु की क्या होगी, जन्म लेने से पहले या जन्म के उपरांत उसकी डेथ हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे, एक बार और फिर से बोल देंगे ताकि सुन लीजिएगा आप लोग, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इस कंडीशन को कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अविश्लेषण होगा, इस स्थिति में क्या होगा, लिख ही देते हैं आप लोग, दिल से देख रहे हैं, बहुत सही कहा आपने, चैनल वाले भी देख लेंगे। एरिथ्रो, हाँ इको तो नहीं करेगा, इधर क्या देख रहा है, क्या ऐसे करो, है ना, थोड़ा थोड़ा से देख, एरिथ्रो तो खड़ा हो जाओ थोड़ा सा, ब्लास्टोसिस, ना बड़ा हो गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या हो गया, थोड़ा देख लो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, यहाँ पर एगुलेशन हुआ, जहाँ पर इस स्थिति को क्या बताया गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, नोट कर लीजिए। तो आप लोग आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर कौन सी कंडीशन लागू होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी रक्त
के चारों ओरों पर डिस्कशन करना बाकी है। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और सर्वदाता, ठीक है ना। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? हाँ, रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाई जाती है, और रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, यानी कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है रुधिर वर्ग ए को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, जबकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाई जाती है। ऐसे पूछा गया था। एक बार ऐसे परीक्षा में पूछा गया है कि रुधिर वर्ग ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीजन कोई नहीं पाई जाती, इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है। इस कंडीशन को अपने ध्यान में रख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। और भी चर्चा हम इसके नेक्स्ट टाइम पर करेंगे, ठीक है ना। बस इतना ही आज की क्लास में, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।